हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जान रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे सीखेंगे। जैसा कि कल मैंने बतलाया था कि बुक से आप लोग उसको देख लेंगे फ्रेजेज को, उसको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जिसको मैं यहाँ आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेज में करते हैं। यदि जब कभी भी वो सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा तो वो आर्टिकल के साथ आएगा, जैसे इन अ हरी, इन अ नटसेल, हैव ए गुड नॉलेज। गुड और बैड यह भी कह सकते हैं। हैव ए गुड एजुकेशन, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम। जैसा कि बताया था कि वॉक, स्विम में क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का प्रयोग जब नाउन के रूप में होता है तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। कल भी मैंने डिस्कस किया था। फिर भी एक तो जो इंपॉर्टेंट बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको मैंने लिख दिया। अब इसको जैसे सेंटेंस में एक हम दे रहे हैं, everyone wants to have good working knowledge of English। मान लीजिए कि यह एक सेंटेंस, इस तरह से इसको कॉमन एरर के रूप में स्लैश करके दे दिया जाएगा। यहां पर रहेगा आपको नो एरर। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान चाहता है। तो अच्छा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो यहां पर है गुड वर्किंग नॉलेज, यानी यहाँ पर देखिए कि लिखा है था आप लोगों को हैव ए गुड और बैड नॉलेज। इस फ्रेज का, इस इडियम का यहाँ पर यूज हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें गलती कहाँ पर है, ये गुड के पहले हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल अ लगाना पड़ेगा। यदि नहीं लगाएंगे तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। इस तरह से यह इंप्रूवमेंट के रूप में भी दिया जा सकता है, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावे भी कुछ और भी फ्रेजेज दिए हुए हैं, उसको आप लोग बुक से देख लेंगे, क्योंकि वीडियो क्लासेज में सारे फ्रेजेज को लिखाना उतना संभव नहीं है, क्योंकि लंबा चला जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग बुक की मदद से उसको देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ किस तरह से करते हैं। तो ए ऑब्लिक एन प्लस प्रॉपर नाउन। तो यहां पर प्रॉपर नाउन एक्चुअली कॉमन नाउन का मीनिंग देने लगता है। तो ए एन यहां पर सम और एनी का मीनिंग देता है। जैसे कहते हैं ए मिस्टर गुप्ता हैज बीन waiting for the principal for half an hour। क्या यह सेंटेंस सही है? तो आप लोगों में से बहुत का ध्यान जा रहा होगा कि ये मिस्टर गुप्ता इज अ प्रॉपर नाउन, तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ए मिस्टर गुप्ता यह किस चीज का बोध करा रहा है? अननोन मिस्टर गुप्ता का।
मिस्टर गुप्ता के बारे में पहले से जानकारी नहीं है कि फलाना व्यक्ति वो क्या है, मिस्टर गुप्ता है, बल्कि वो आए हैं और बतलाए हैं कि मैं कौन हूं, मिस्टर गुप्ता हूं। तो यहाँ पर ए जो है सम का मीनिंग दे रहा है कि कोई मिस्टर गुप्ता प्रधानाचार्य का आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अगर हम लिख देते हैं ए को हटा देते हैं, अगर हम ए को हटा देते हैं यहाँ, तो मिस्टर गुप्ता हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल फॉर हाफ एन आवर, यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि मिस्टर गुप्ता इज नोन, मिस्टर गुप्ता को हम पहले से जानते हैं कि वो कौन है, मिस्टर गुप्ता है। तो मिस्टर गुप्ता हु इज नोन हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल फॉर हाफ एन आवर। लेकिन जब ये अननोन होंगे तो वहां पर हम लोग को इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डेफिनिट यानी निश्चित, नोन तो वह नाउन जो पहले से नोन हो, तो उस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, चाहे वह नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन ही क्यों नहीं। लेकिन किस स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे और किस स्थिति में नहीं करेंगे, वही हम लोग इसको समझेंगे। एक सिंपल सेंटेंस दे रहे हैं, ओपन डोर, क्या यह सेंटेंस सही है? ओपन डोर, दरवाजे को खोल दो। तो दरवाजा इट मींस क्या है कि वह डेफिनिट है, किसी खास दरवाजे को बताया जा रहा है कि खोल दो। तो ओपन डोर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह डेफिनिट है, नोन है, पार्टिकुलराइज किया गया है, इसलिए हम लोग को लिखना होगा ओपन द डोर, ये सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि यदि आप सारे स्ट्रक्चर्स को समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि 70% आपका काम हो गया। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स को। दो टर्म उसके लिए हम लोग को जानना जरूरी है, पार्टिकुलराइजेशन और जनरलाइजेशन। दो टर्म हम यूज करेंगे, पार्टिकुलराइजेशन जो कि पार्टिकुलर शब्द से बना है और जनरलाइजेशन जो कि जनरल शब्द से बना है। तो पार्टिकुलराइजेशन जहां लिखेंगे या केवल पी हम लिख देंगे तो आप समझेंगे कि अब पार्टिकुलर है, यानी डेफिनिट, यानी सर्टेन व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा होगा। और जनरलाइजेशन मींस इन जनरल वे, जो सब जगह लागू होता हो, यानी पूरे जाति भर का बोध कराता हो। आप ये ऐसे समझिए। तो वो हम लोग जी फॉर जनरलाइजेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स को देखें और समझें। स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन मींस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो उस स्थिति में यह दो तरह का मीनिंग देता है, एक जनरलाइज मीनिंग भी देता है और एक पार्टिकुलराइज मीनिंग भी देता है। यानी जनरल मीनिंग भी देगा और पार्टिकुलर मीनिंग भी देगा। अब जैसे एक छोटा सा सेंटेंस हम दे रहे हैं, देखिएगा। द स्टूडेंट should obey the teacher. The student should obey the teacher. तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ भी है स्टूडेंट, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन टीचर यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक छात्र को एक शिक्षक की आज्ञा की पालन करनी चाहिए? नहीं, पूरे छात्र जाति का बोध करा रहा है द स्टूडेंट, यानी छात्र को शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी किसी भी छात्र, यानी जनरल मीनिंग दे रहा है, कहीं का शिक्षक हो उसका आदर करना चाहिए, कहीं का भी छात्र हो उस छात्र को शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका मीनिंग यह निकलेगा।
अब देखिए हम एक दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं, द स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश। यहां भी द स्टूडेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो द स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश का दुनिया के सारे छात्र का बोध हो रहा है? नहीं, एक पार्टिकुलर छात्र का बोध हो रहा है, एक किसी खास छात्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो अंग्रेजी सीख रहा है। यानी एक ही छात्र है जो कि डेफिनिट है। तो देखिए द स्टूडेंट यहां भी लिखा हुआ है, द स्टूडेंट यहां भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। तो आपको कहीं भी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ हो तो उस पर ध्यान देना होगा कि वेदर इट गिव्स द मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन और पार्टिकुलराइजेशन। जैसा सेंटेंस का मीनिंग देगा उस तरह का यूज किया जाएगा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि AN प्लस SCN यह भी जनरलाइज मीनिंग देता है। यह भी कौन सा मीनिंग देता है? जनरलाइज। द स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, स्टूडेंट शुड ओबे अ टीचर। A student should obey a teacher। इसका भी वही मीनिंग होगा जो इस वाक्य का होगा। यहां भी स्टूडेंट और टीचर जनरलाइज मीनिंग में प्रयोग किए गए हैं कि कहीं कोई भी शिक्षक और कोई भी छात्र। तो इस तरह से हम लोग को मीनिंग पर ध्यान देना है। हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन PCN। PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको कि हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। तो PCN के पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस अर्थ में? अगर PCN के पहले द लगाएंगे तो यह कौन सा मीनिंग देगा? तो पार्टिकुलराइज मीनिंग देगा, यानी डेफिनिट कर देगा नाउन को। अगर हम लोग द माइनस PCN हम लिखते हैं, इसका मतलब यह नहीं समझिएगा आप लोग मैथमेटिक्स की तरह कि द में से प्लूरल नाउन को घटा दिया जाए। इसका मतलब यहाँ पर यह होगा कि जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं हो, इसका मतलब यह यहाँ पर होगा। तो जब PCN के पहले द लग जाएगा तो यह पार्टिकुलराइज मीनिंग देगा, और PCN से द हटा हुआ रहेगा तो यह जनरलाइज मीनिंग देगा। कौन सा मीनिंग देगा? जनरलाइज। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं पार्टिकुलराइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है। पार्टिकुलराइजेशन यानी खास, जनरलाइजेशन मीन्स सामान्य, जो सब जगह लागू होता है। तो अब इस पर हम लोग छोटा सा सेंटेंस देखते हैं। Students are hard working। Students are hard working। अब यहां पर हम लोग आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब हुआ कि दुनिया के सारे छात्रों का बोध होगा कि छात्र क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। तो चाहे वो इंडिया का छात्र हो, बिहार का हो, यूपी का हो, MP का हो, हरियाणा का हो, अमेरिका का हो, सिंगापुर का हो, कहीं का हो, सारे छात्रों का बोध होगा कि यह क्वालिटी छात्रों में होती है। यानी यह कौन सा मीनिंग दे रहा है? जनरलाइज मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस देते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं इस तरह से, स्टूडेंट्स आर क्लैपिंग। छोटा छोटा सेंटेंस है ताकि आप जनरलाइजेशन और पार्टिकुलराइजेशन को समझिए पहले, तब बड़े सेंटेंस में इसी मीनिंग में प्रयोग किया हुआ होगा। स्टूडेंट्स आर क्लैपिंग, छात्र ताली बजा रहे हैं। तो क्या इस दिए गए वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि दुनिया के सारे छात्र ताली बजा रहे हैं? नहीं, कुछ खास छात्रों का बोध हो रहा है, जिस छात्र को आप जान रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ? पार्टिकुलराइज अर्थ में प्रयोग हुआ।
यानी पार्टिकुलराइजेशन का मीनिंग दे रहा है। तो यहां पर हम लोग को लिखना होगा द स्टूडेंट्स आर क्लैपिंग, द स्टूडेंट्स आर क्लैपिंग, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है कि वाक्य में जब प्रयोग किया हुआ है, नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, कौन सा अर्थ दे रहा है। अगर हम इस सेंटेंस में द लगा देंगे तो वह मीनिंग हो जाएगा। जैसे एक देखिए और छोटा सा सेंटेंस दे रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉटी बाय नेचर, द चिल्ड्रेन आर नॉटी बाय नेचर, यानी बच्चे स्वभाव से नटखट होते हैं। तो बाय नेचर क्या बतला रहा है, पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, यानी बच्चे स्वभाव से नटखट होते हैं। तो वो कहीं का बच्चा हो वो स्वभाव से नटखट होता है, कोई भी बच्चा हो स्वभाव से नटखट होता है। यानी मीनिंग कौन सा है चिल्ड्रन का, यहाँ जनरलाइजेशन का कि पार्टिकुलराइजेशन का, जनरलाइजेशन का, यानी जनरलाइज अर्थ में यहाँ चिल्ड्रन प्रयोग हुआ है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोगों का द का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा सेंटेंस एक लिखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम लिखते हैं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के सारे बच्चे खेल रहे हैं? नहीं, यहां पर मीनिंग है कुछ खास बच्चों का। तो कुछ खास बच्चों को है, इट मींस कि वह कौन सा मीनिंग में प्रयोग हुआ, प्लूरल नाउन। या प्लूरल नाउन है, पार्टिकुलराइज अर्थ में प्रयोग हुआ, यानी पार्टिकुलराइजेशन का मीनिंग दे रहा है, यानी खास मीनिंग दे रहा है, यानी खास बच्चों का बोध करा रहा है। वो बच्चे निश्चित हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ये नहीं कि दुनिया के सारे बच्चे। तो इसलिए यहाँ पर ये चिल्ड्रन लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पर चिल्ड्रन के पहले हम लोग क्या लगाना होगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग ग्रामर में करते हैं। और कोई चीज भी राइटिंग जब लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो वहां पर हम लोग यही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। इन्हें लिखते हुए लोग ग्रामर का ध्यान ही नहीं देते हैं, जिससे कि डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सेंटेंस छोटा हो, इसको जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट शब्द का यूज किया जाए। ठीक है, आप आसान अपने शब्दों में किसी चीज को बतला रहे लिखें जो कि क्लियर हो, स्पष्ट हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कि हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में UCN, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे UN भी लिखा जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए हम UCN लिख दिए हैं। इसको UN अनकाउंटेबल नाउन इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम C इसलिए लगा दे रहे हैं कि आप इसे समझिए कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कौन सा मीनिंग देगा? यह मीनिंग देगा आपको जनरलाइज, सॉरी पार्टिकुलराइज, पार्टिकुलराइज मीनिंग देगा। और जैसे कि पिछले स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे थे कि द माइनस PCN, तो यहाँ पर है द माइनस QCN, अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब हो गया कि यह कौन सा मीनिंग देगा? यह जनरलाइज मीनिंग देगा, जनरलाइज मीनिंग देगा। जैसे द गोल्ड इज येलो, यानी सोना पीला होता है। तो सोना क्या इंडिया का पीला होता है, अमेरिका का पीला होता है, सब जगह का पीला होता है, वो उसका गुण है। तो यानी कि यह कौन सा मीनिंग दे रहा है? यह नीचे वाला जनरलाइज मीनिंग दे रहा है। गोल्ड, गोल्ड जो कि अनकाउंटेबल नाउन है,
Uncountable noun, the noun which cannot be counted. You may say the noun which cannot be made plural. That is called uncountable noun. वह noun जिसकी गिनती नहीं की जा सके या जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सके, वह नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम लोग को यह वाक्य लिखना गलत होगा, लिखना पड़ेगा गोल्ड इज येलो। लेकिन वही हम लिख दें द वाटर इज कोल्ड, और एक लिखते हैं वाटर इज कोल्ड। यहां पर थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। देखिए वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता। द वाटर इज कोल्ड मतलब पानी ठंडा है, एक मीनिंग यह आएगा। तो पानी ठंडा होता है, जैसे हम कहते हैं कि पानी ठंडा होता है, तो होता है से मीनिंग किसका देगा? जनरलाइजेशन का मीनिंग देगा। यानी वाटर यहाँ पर जनरलाइज अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले द नहीं लगा। द वाटर इज कोल्ड, इसका मीनिंग निकलेगा कि पानी ठंडा है। यानी किसी खास पानी को संबोधित किया जा रहा है कि पर्टिकुलर पानी जो है, जो रखा हुआ है, वह क्या है? ठंडा है। तो द वाटर इज कोल्ड हो जाएगा। लेकिन द वाटर इज कोल्ड और वाटर इज कोल्ड, इस सेंटेंस में आप दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं। पानी ठंडा होता है, इसका होगा वाटर इज कोल्ड। पानी ठंडा है तो द वाटर इज कोल्ड। क्योंकि जब खास का बोध हो जाएगा तो द लग जाएगा, जब खास जब जनरलाइज मीनिंग देगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए हम लिखते हैं वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज प्योर, यानी इस तालाब का पानी शुद्ध है। कि शुद्ध होता है? शुद्ध होता है नहीं, शुद्ध है। ऐसे भी आप देखिए कि वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इस तालाब का पानी, जब तालाब डेफिनिट हो गया तो पानी भी उसी तालाब का होगा। यानी यह वाक्य लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पर यह डेफिनिट है, पार्टिकुलराइज है, इसलिए हम लोग को लिखना होगा द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज प्योर। ये जाकर के सही है। और ऐसे भी आप एक जान लीजिए कि नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, इस तरह का जब स्ट्रक्चर होगा तो यह नाउन, जो पहला नाउन जो ऑफ प्रीपोजिशन के पहले आएगा, यह हमेशा पार्टिकुलराइज होता है। यह ध्यान रखिएगा। वेदर इट इज सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इट डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। वह क्या होगा? पार्टिकुलराइज होगा। तो ऑफ के पहले आने वाला नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर पर कहीं भी सेंटेंस हो तो आपको ध्यान देना है कि इस ऑफ प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चाहे वह नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, जैसे द बुक्स of Mr. Sinha are as good as Mr. Singh's. The books of Mr. Sinha are as good as Mr. Singh's. इसका मतलब मिस्टर सिंह के द्वारा लिखी गई जो भी किताबें हैं उतनी ही अच्छी हैं जितनी कि मिस्टर सिन्हा के द्वारा लिखी गई किताबें। तो द बुक्स ऑफ मिस्टर सिन्हा, तो अगर हम यहाँ से द हटा देते हैं कि बुक्स ऑफ मिस्टर सिन्हा, तो यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर द यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आ गया, तो ऑफ के पहले बुक्स आया है जो कि प्लूरल नाउन है,
तो ये तो यहाँ पर पार्टिकुलाइज है ना, मिस्टर सिन्हा के द्वारा लिखी गई किताब है, तो पार्टिकुलाइज है, तो इसके पहले अगर द नहीं लगाएंगे तो यह वाक्य गलत होगा। यहाँ हमको आपको द का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसी तरह से गोल्ड ऑफ सिंगापुर इज सुपीरियर टू नेपाल। मान लीजिए गोल्ड ऑफ सिंगापुर इज सुपीरियर टू नेपाल, यानी सिंगापुर का सोना नेपाल के सोने से ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बेहतर, यानी अच्छे क्वालिटी का, कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन गोल्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलाइज किया गया। इस गोल्ड को क्या किया गया? पार्टिकुलाइज कि गोल्ड ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पर हमको आपको ये सेंटेंस अगर बिना आर्टिकल का लिखेंगे तो गलत होगा, यहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव के साथ इसका किस तरह का रिलेशन। अगला स्ट्रक्चर होगा कि द प्लस एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग द लगाते हैं तो यह कौन सा मीनिंग देता है? जनरलाइज मीनिंग देगा, यानी सामान्य मीनिंग देगा, यानी पूरे जाति का बोध कराएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं द पुअर यानी गरीब लोग। अब यहां पर अगर हम लोग लिख देंगे द पुअर पीपुल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरलाइज मीनिंग में द प्लस एडजेक्टिव, द रिच, द पुअर, द डीप। द डीप का मतलब बहरे लोग, द डम गूंगे लोग, द इंटेलिजेंट यानी तेज लोग। तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले जब द लगाते हैं तो वह जनरलाइज मीनिंग देता है, और जब जनरलाइज मीनिंग देता है तो यह इट इज इक्विवेलेंट टू पीसीएन। तो पीसीएन कौन सा मीनिंग दे रहा था? देखिए स्ट्रक्चर, बिना आर्टिकल का पीसीएन कौन सा मीनिंग दे रहा था? तो जनरलाइज मीनिंग दे रहा था। तो जब यह जनरलाइज मीनिंग दे रहा है यानी इक्विवेलेंट हो गया, यानी द प्लस एडजेक्टिव जनरलाइज अर्थ में प्रयोग होगा। अगर हम लिखते हैं द रिच हेट द पुअर्स, इस तरह से दे रहे हैं, और इसको आपको लिख रहे हैं भिन्न भिन्न तरीके से। मान लीजिए इसी को आपको इंप्रूव करना, तो कैसे इंप्रूव करेंगे? तो एक हम ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रहे हैं कि द रिच हेट्स द पुअर। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं द रिच पीपुल हेट द पुअर पीपुल। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं द रिचेज हेट द पुअर्स। फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं द रिच हेट द पुअर। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि इस वाक्य का मीनिंग क्या होगा। तो इस वाक्य का मीनिंग क्या होगा कि द रिच हेट द पुअर, यानी कि अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं। तो अमीर लोग और गरीब लोग, कहीं का अमीर और कहीं का गरीब व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि जनरलाइज मीनिंग दे रहा है। और जब जनरलाइज मीनिंग देगा तो आपको क्या लगाना है? द प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर द रिच तो ठीक है, लेकिन यहाँ पुअर एडजेक्टिव में एस लगता है नहीं, नाउन में ऐसे एस लगा कर उसको प्लूरल बनाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। द रिच हेट्स द पुअर। एक चीज यहाँ आपको और ध्यान देना होगा, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। यह द रिच यानी द प्लस एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेट्स वर्ब में जब एस या एस लग जाता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हेट्स सिंगुलर हो गया। द रिच जनरलाइज मीनिंग दे रहा है, यह प्लूरल है, तो
तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आगे के चैप्टर सिंटेक्स में हम लोग डिटेल्स में इसमें डिस्कस करेंगे। द रिच हेट्स द पुअर, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ हेट्स है। द रिच पीपुल हेट द पुअर पीपुल। कुछ लोगों के दिमाग में यह आ रहा है कि यह तो सही है, लेकिन आपको हम बतलाए हैं क्या कि द प्लस एडजेक्टिव जब जनरलाइज मीनिंग देगा तो इसके साथ नाउन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ भी पीपुल लगा दिए हैं, यहाँ भी पीपुल लगा दिए हैं द नाउन, इसलिए ये गलत है। जैसा कि यहाँ आपको लिखे हुए हैं द पुअर पीपुल का प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह से किसी भी एडजेक्टिव में द लगा देंगे तो उसके साथ पीपुल का प्रयोग जनरलाइज अर्थ में नहीं होगा। द रिचेज हेट द पुअर्स, द रिचेज, रिच एडजेक्टिव है उसमें यस लगेगा, पुअर एडजेक्टिव उसमें यस लगेगा नहीं, इसलिए ये गलत है। अब लास्ट ऑप्शन देखें, द रिच हेट द पुअर, ये बिल्कुल सही है कि अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं। द रिच हेट प्लूरल वर्ब हो गया, इसलिए आपका यहाँ पर ये सही है। और अंतिम ऑप्शन फिफ्थ जो रहता है आपका वह क्या रहता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यदि यह सही रहता तब आपका आंसर यह होता। ठीक है, एक चीज और हम आपको यहाँ बतला देना चाहते हैं कि कुछ एक दो प्रश्न में ऐसी हो जाती है कि जो दिया हुआ अंडरलाइन पार्ट होता है वह भी सही होता है और नीचे में भी उसको दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है वो भी सही होता है। एक कोई ऐसा ऑप्शन रहता है और अंत में नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी मिल जाता है। तो वैसी स्थिति में आपको सावधानियां बरतनी है कि जब दिया हुआ पार्ट अंडरलाइन पार्ट सही हो तो सीधे आंसर आपका होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, न कि दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है।